प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निरपान, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा एवं उसके विभिन्न क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। आज उसी कड़ी में हम समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व अथवा उसका उपयोग, इम्पोर्टेंस और यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। यह विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करके अर्थव्यवस्था को विकास के ओर ले जाता है और साथ ही साथ विशेष रूप से सहयोग भी प्रदान करता है। समष्टि अर्थशास्त्र का व्यावसायिक निर्णयों में महत्व निम्न तथ्यों से दृष्टिगोचर होता है। ए, अर्थव्यवस्था की जटिलता को समझने में सहायक, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमी या कॉम्प्लेक्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की जटिलता को समझने में सहायक में आधुनिक अर्थव्यवस्था में निरंतर जटिलताएं बढ़ती जा रही है। जहां समष्टि अर्थशास्त्र में इन जटिलताओं का अध्ययन किया जाता है और उन्हें आसानी से समझा जाता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों, अंतर संबंधों तथा आर्थिक संगठनों पर भी प्रकाश डाला जाता है। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती है जिनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में ही कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राजस्व एवं सामान्य मूल्य स्तर इत्यादि। व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियमों का निर्माण तथा उनकी जांच भी समष्टि रूप से ही की जा सकती है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं के कारण भी समष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी हो गया है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन में सहायक, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक प्लानिंग। आधुनिक युग में आर्थिक नियोजन का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। यह आर्थिक विकास का प्रमुख यंत्र माना जाने लगा है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का अनुमान, विभिन्न क्षेत्रों के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण, विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय, आर्थिक नीतियों का निर्माण एवं लक्ष्यों की प्राप्ति आदि के कार्य संपन्न किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के संचालन में अर्थशास्त्र विशेष सहायक एवं उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट है उचित आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पेपर इकोनॉमी पॉलिसी। उचित आर्थिक नीतियों के अंतर्गत कल्याणकारी सरकार आर्थिक नियोजन एवं आर्थिक समस्याओं की बढ़ती जटिलताओं के कारण सरकार का महत्व आर्थिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ा रही है। सरकार अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए उत्पादन, व्यापार, राजस्व एवं मूल्य आदि से संबंधित नीतियों का निर्माण करती है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करता है, जिससे कि नीति निर्धारण में बहुत सहायता मिलती है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने उपयुक्त कहा है कि आर्थिक नीति की दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र का बड़ा महत्व है, क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियों का संबंध किसी एक व्यक्ति से न होकर सभी व्यक्तियों के समूह से होता है। नेक्स्ट, विभिन्न समस्याओं के समाधान में सहायक, हेल्पफुल इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, जनसंख्या, पूंजी निर्माण एवं आर्थिक विकास जैसी समस्याओं का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट है मूल्य स्तर में परिवर्तनों का अध्ययन, स्टडी ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, मुद्रा प्रसार या कमी, मुद्रा संकुचन के प्रभावों की व्याख्या करते हुए समष्टि अर्थशास्त्र यह बताता है कि मुद्रा प्रसार या संकुचन से देश के किस वर्ग को लाभ अथवा किस वर्ग को हानि होगी। सरकार इसके आधार पर देश के विभिन्न वर्गों के अधिकतम कल्याण हेतु नीतियां बना सकती है और मुद्रा प्रसार तथा संकुचन के प्रतिकूल प्रभावों को रोक सकती है। व्यापार चक्रों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड साइकिल्स। आर्थिक तेजी और मंदी की स्थिति
व्यापार चक्रों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जिससे आय, निवेश, रोजगार तथा सभी आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव उत्पन्न होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यापार चक्रों का भी विश्लेषण किया जाता है। परिणाम स्वरूप इनके उत्पन्न होने के कारण इनको रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है समष्टि मूलक विरोधाभासों से मुक्ति। ये कुछ आर्थिक इकाइयां और व्यक्तियों के संदर्भ में तो सही है, परंतु समाज के संदर्भ में नहीं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति के लिए बचत गुणकारी है, लेकिन सभी लोग अधिक से अधिक बचत करने लगे तो देश में प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी तथा अर्थव्यवस्था में मंदी उत्पन्न हो जाएगी। इससे अनेक आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार इन समष्टि मूलक विरोधाभासों के कारण आर्थिक समस्या का समग्र रूप से अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। सामान्य बेरोजगारी का विश्लेषण। बेरोजगारी का प्रमुख कारण प्रभावपूर्ण मांग में कमी है। इसे दूर करने के लिए कुल विनियोग, कुल उत्पादन, कुल आय तथा कुल उपभोग को बढ़ाना चाहिए ताकि प्रभावपूर्ण मांग भी बढ़ सके। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य बेरोजगारी के कारणों, प्रभावों एवं उपचार करने में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तुलना। समष्टि अर्थशास्त्र के तथ्य अंतर्राष्ट्रीय तुलना विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर विभिन्न देशों के बीच प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, उपभोग या बचत की तुलनात्मक समीक्षा हेतु समष्टि मूलक सूचनाओं की ही आवश्यकता होती है। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। आधुनिक युग में समष्टि अर्थशास्त्र का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है एवं इसका निरंतर महत्व भी बढ़ता जा रहा है, परंतु इसमें इसका महत्व होने के साथ साथ कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। एक जटिल विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र एक जटिल एवं कठिन विषय है क्योंकि इसमें गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, अतः आर्थिक विश्लेषण की इस शाखा को समझना निरंतर कठिन होता जा रहा है। नेक्स्ट, समूहों को मापने में कठिनाई। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न समूहों को मापने में कठिनाई आती है क्योंकि विभिन्न वस्तुओं के मापने के लिए मापक की आवश्यकता होती है, जबकि आर्थिक विश्लेषण की सामान्यता मुद्रा रूपी पैमाने को मापक के रूप में काम में लिया जाता है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र वह पैमाना सही एवं निश्चित प्रस्तुत नहीं करता क्योंकि इसके मूल्य में निरंतर उच्चावचन होते रहते हैं। वैयक्तिक इकाइयों के योग पर आधारित निष्कर्ष भ्रामक। कभी कभी वैयक्तिक इकाइयों के योग का समष्टि अर्थशास्त्र आधार मान लेता है। ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र वैयक्तिक इकाइयों के समूह को योग के आधार पर ही अध्ययन करता है। ऐसे निष्कर्षों के भ्रामक होने की संभावना सदैव बनी रहती है। समूहों की प्रकृति एवं व्यवहार वैयक्तिक इकाइयों की प्रकृति एवं व्यवहार से भिन्न होते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में हमको व्यक्तिगत अनुभव से कोई निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। नेक्स्ट है सामूहिक प्रवृत्ति का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समान रूप से प्रभाव भी नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर मूल्य स्तर में वृद्धि होने पर समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। मुद्रा प्रसार के अंतर्गत उत्पादकों एवं व्यापारियों को लाभ होता है, लेकिन निश्चित आय वर्ग के व्यक्तियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार सामूहिक प्रवृत्ति का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जबकि इसमें एक ही तरीके से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है समाज या समूह के भेदों की उपेक्षा। समष्टि अर्थशास्त्र में समूह के योगों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, परंतु कभी कभी इनमें पाए जाने वाले अंतर की उपेक्षा की जाती है। उदाहरण के तौर पर एक वर्ग विशेष में एक देश में विकास दर 5% है तो दूसरे वर्ष भी विकास दर 5% ही हो, यह आवश्यक नहीं है।
यह उस वर्ष के मानसून, कृषि उत्पादन दोनों पर ही निर्भर करता है। अगर अधिक होगा तो प्रतिशत बढ़ेगा और कम होगा तो प्रतिशत घटेगा। इस प्रकार दोनों वर्षों में विकास दर समान होने से अर्थव्यवस्था के विकास को ठीक नहीं बताया जा सकता, लेकिन वास्तविक निष्कर्ष ठीक नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि औद्योगिक उत्पादन कम भी होता है और अधिक भी होता है, लेकिन हम केवल समूह के भेदों की उपेक्षा करके निष्कर्ष एक ही निकालते हैं, वह गलत है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र की अनेक महत्व होने के साथ साथ कुछ सीमाएं भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगले व्याख्यान में हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे।